हे गाइस, वेलकम टू रिसोर्स पॉइंट। माई सेल्फ ऋषिका। और आज अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वीज़ा नाइस की करंट अफेयर्स, जो कि हमारी यहाँ पे पीटी 365 चल रही है। तो यहाँ पे हम लोग गवर्नमेंट स्कीम्स देख रहे हैं। इसकी ये पार्ट 6 है। इससे पहले आपकी 5th पार्ट तक आ चुकी है। तो आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि आप लोग ज़रूर देखिएगा प्रीवियस पार्ट, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आज जो हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करने वाले हैं वो है डिपार्टमेंट ऑफ केमिकल्स एंड पेट्रोकेमिकल्स। तो इसके अंदर में जितनी भी 1 साल की जो टॉपिक्स है, आपकी योजना है, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अपकमिंग प्रीलिम्स के लिए, या फिर कोई भी एग्जाम आप देने वाले हो जब ये कोविड-19 की सिचुएशंस थोड़ी नॉर्मल होगी तब, तो उस समय आप लोग को ये सारी जो योजना है इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। तो चलिए देखते हैं कि डिपार्टमेंट ऑफ केमिकल एंड पेट्रोकेमिकल के अंदर ये आपकी जो डिपार्टमेंट है वो किसके अंदर वर्क करती है। तो ये है मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर। तो ये चीज़ें भी आप लोग को ध्यान रखनी है। आइए पहले यहाँ पे हम लोग देखते हैं, ये है प्लास्टिक पार्क स्कीम। तो यहाँ पे बनाया जा रहा है आपका एक प्लास्टिक का पार्क वाला स्कीम। तो है ये क्या, एक्चुअली इसकी आपकी ऑब्जेक्टिव पता होना चाहिए। सबसे पहली बात है कि यहाँ पे कॉम्पिटिटिवनेस को यहाँ पे इंक्रीज़ करनी है, इन्वेस्टमेंट को बढ़ानी है, साथ ही इन्वायरमेंटली सस्टेनेबल ग्रोथ लेकर आना है। यानी कि इन्वायरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे एक सस्टेनेबल ग्रोथ होना चाहिए, यानी कि इस तरीके का ग्रोथ हो, इस तरीके का डेवलपमेंट हो जिसमें इन्वायरमेंट को किसी भी तरीके का क्षति नहीं हो। और हम लोग एक क्लस्टर डेवलपमेंट अप्रोच यहाँ पे लेकर आए, यानी कि कोई एक इंसान यहाँ पे इंक्लूड ना हो, पूरे एक आपका ग्रुप ऑफ पर्सन यहाँ पे इंक्लूड हो। और उस ग्रुप ऑफ पर्सन में मे बी कम्युनिटी के लोग हो सकते हैं, गवर्नमेंट्स हो सकते हैं, गवर्नमेंट एजेंट्स हो सकते हैं, साथ ही डिफरेंट स्टेक होल्डर्स हो सकते हैं। तो ये सारे लोगों की एक ग्रुप ऑफ क्लस्टर्स में यहाँ पे आपका काम किया जाएगा। और प्लास्टिक सेक्टर्स में, जैसे कि आप लोगों को पता है कि प्लास्टिक को लेकर काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई थी। इवन एक न्यू टाइप की पॉल्यूशन भी आपकी डिक्लेयर हो गई थी, जिसको प्लास्टिक पॉल्यूशन कह रहे थे। तो प्लास्टिक पॉल्यूशन हर एक क्षेत्र में आपका बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, चाहे वो ओशन हो, चाहे वो रिवर हो, चाहे आपकी लैंड हो। ओके, तो इसको देखते हुए, इन सारी चीज़ों को यहाँ पे रोकते हुए और सिचुएशन को और ज़्यादा इंप्रूव करने के लिए सरकार हमारे यहाँ प्लास्टिक को बैन करने के बारे में बोल रही थी। तो एक कंप्लीट बैन करने की, यहाँ पे ब्लैंकेट बैन करने की यहाँ पे बात निकल कर आ रही थी, वो भी आपका सिंगल यूज़ प्लास्टिक में। सो व्हाट डज इट मीन सिंगल यूज़ प्लास्टिक? वैसे प्लास्टिक, सिंगल यूज़ प्लास्टिक जिसको हम लोग बस एक बार इस्तेमाल करते हैं और फेंक देते हैं, उसको हम लोग रीयूज़ नहीं करते, या फिर वो किसी भी तरीके से रीयूज़ के टर्म में नहीं आती। तो वैसे प्लास्टिक्स जो है ना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, क्योंकि वो क्या होता है ना कि हमारे सॉइल के साथ वो डिकम्पोज नहीं होते हैं। तो लैंड में अगर आप फेंकते हो तो कई सालों तक वो वैसे ही रहती है, वो जो है आपका डिकम्पोज नहीं हो पाती लैंड में। आप रिवर में देखोगे तो रिवर की जो फ्लो है उसको कहीं ना कहीं चॉक कर देती है। या फिर आप लोग ओशन में देखो तो ओशन में बहुत ज़्यादा जो है ना ये सारी प्लास्टिक्स आपके ओशन के ऊपर ही फ्लोट करते रहती है, या फिर नीचे भी चले जाती है। तो बहुत सारे जितने भी मैराइन ऑर्गेनिजम्स हैं उनके द्वारा ये सारी चीज़ें खाई गई है। तो ये मैं इतना ज़रूर इसलिए बता रही हूँ क्योंकि प्लास्टिक सेक्टर पे इसलिए इतना ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है। और अब गवर्नमेंट क्या कर रही है कि प्लास्टिक पार्क स्कीम बनाने के लिए यहाँ पे डिपेंड हो रही है, यानी कि एक यहाँ पे सजेशन निकल कर आया है कि प्लास्टिक पार्क स्कीम बनानी है। इससे क्या है कि जो हम लोग प्लास्टिक इम्पोर्ट भी करते हैं उसको यहाँ पे घटाना है, एक ऑब्जेक्टिव ये भी है। अब देख लेते हैं कि इस पार्क स्कीम की यहाँ पे साइलेंट फीचर्स क्या क्या है। सबसे पहली बात है कि आपको पता होना चाहिए कि किस लॉ के तहत ये काम किया जा रहा है, किस लॉ के तहत जो है ये पार्क बनाने की बात की जा रही है। तो सबसे पहले है नेशनल प्लास्टिक पार्क पॉलिसी, जो कि 2010 में थी, जिसको 2013 में अगेन मॉडिफाई किया गया था। ये स्कीम जो है यहाँ पे जो हम लोग को ज़रूरत है उस हिसाब से इसको सेटअप किया जाएगा प्लास्टिक पार्क को। और एक इकोसिस्टम के तर्ज पे एक इकोसिस्टम हो गई, जिसमें कि जितने भी हमारे स्टेट ऑफ आर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत है, साथ ही कॉमन फैसिलिटी प्रोवाइड किया जाएगा वहाँ के लोगों के सेक्टर्स जितने भी हैं उस सेक्टर्स के लोगों के लिए यहाँ पे एक कॉमन फैसिलिटी प्रोवाइड किया जाएगा, कंट्रीब्यूट किया जाएगा हमारे इकोनॉमी में, और वो भी बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव तरीके से। फंडिंग पैटर्न की बात करें, इस तरीके का पार्क बनाने का बात किया जा रहा है, तो फंडिंग पैटर्न का क्या यहाँ पे हिसाब किताब है ये देख लेते हैं। सेंटर जो यहाँ पे प्रोवाइड करेगी, जो प्रोजेक्ट का कॉस्ट होगा उसकी टोटल कॉस्ट की 50% जो यहाँ पे फंड है वो सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी, और 40 करोड़ पर प्रोजेक्ट के हिसाब से वो यहाँ पे सेलिंग देगी। और रेस्ट जो है वो यहाँ पे स्पेशल पर्पस व्हीकल बनाया जाएगा, जो कि स्टेट गवर्नमेंट यहाँ पे बनाएंगे या फिर स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन बनाएगी, उनके द्वारा जो है स्पेशल पर्पस व्हीकल के द्वारा रेस्ट ऑफ द 50% यहाँ पे आपका पे किया जाएगा। इट मीन्स कि आप लोग समझिए कि 50% स्टेट गवर्नमेंट, 50% सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ पे करेगी। ओके, तो इस बार जो डिपार्टमेंट ऑफ आपका केमिकल्स और पेट्रोकेमिकल्स में सिर्फ एक ही यहाँ पे आपके आर्टिकल है जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये ध्यान में रखिएगा। ओके, ये है प्लास्टिक पार्क। तो ये आपसे पूछा जा सकता है क्योंकि आप लोगों को पता है कि प्लास्टिक कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो चुका है, पोल्यूशन कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक टॉपिक हो चुकी है। तो ये सारी टॉपिक्स जो है आपसे क्वेश्चंस में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट कम टू द मिनिस्ट्री विच इज़ मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन। अब सिविल एविएशन के मिनिस्ट्री
360 आप सुनते ही एक तरीके से आप लोग को उड़ान स्कीम तो बिल्कुल ही दिमाग में आपकी क्लियर हो जाती होगी। अगर नहीं क्लियर होती है तो प्लीज़ क्लियर कीजिए, क्योंकि ये सारी जो कॉमन स्कीम्स है जो कि काफ़ी ज़्यादा एक लैमलाइट में रही थी, तो यूपीएससी इससे ज़रूर कहीं ना कहीं क्वेश्चंस पकड़ने की कोशिश करते हैं। तो प्लीज़ ये सारी चीज़ें तो आप लोग को पता होना चाहिए। चलिए फिर से रिवाइज कर लेते हैं। उड़े देश का आम नागरिक, जिसको यहाँ पे उड़ान कहा गया है, हर टाइम टू टाइम इसमें कुछ इंप्लीमेंट भी किया जाता है क्योंकि बहुत बड़ी स्कीम है। तो इसमें टाइम टू टाइम जिस तरीके का आपका हिसाब किताब होता है, जब जिस जगह पे जो ज़रूरत होती है ना, उस हिसाब से यहाँ पे इंप्लीमेंट भी किया जाता है। तो ये सारी चीज़ों को भी आप लोग को ध्यान में रखना है। सबसे पहली बात है उड़ान, इट मीन्स कि उड़े देश का आम नागरिक। इसको रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे इस तरीके की स्कीम्स को लाने का बेसिक मुद्दा यही था कि रीजनल कनेक्टिविटी बढ़ानी है। ऑब्जेक्टिव क्या है? सबसे पहली बात यहाँ पे ये है कि उड़े देश का आम नागरिक, ये आम नागरिक के लिए है, मैंगो मैन के लिए है, ओके, हम जैसे कॉमन मैन के लिए। तो हमारे लिए क्या है कि हम जैसे हवाई चप्पल पहनते हैं, तो इसका टैगलाइन था कि हवाई चप्पल पहनने वाले भी अब हवाई जहाज़ की यात्रा करेंगे। तो इसलिए इसको इतना ज़्यादा सस्ता, चीप एंड बेस्ट बनाया गया है। फैसिलिटेट किया जाएगा, यहाँ पे स्टिमुलेट किया जाएगी रीजनल एयर कनेक्टिविटी और एक अफोर्डेबल मोड में, क्योंकि एयरप्लेन आप लोगों को पता है कि बहुत सारे लोग इसको अफोर्ड नहीं कर पाते, वो इसके कंपैरिजन में ट्रेन या तो रोडवेज, वो ये सारी जो ट्रांसपोर्टेशन है उसको ऑप्ट करते हैं। तो यहाँ पे रेलवेज़ को ऑप्ट ना करके यहाँ पे एयरप्लेन को ऑप्ट करे, और ये एक सबका सपना भी होता है कहीं ना कहीं। तो इसको अफोर्डेबल बनाया जा रहा है और एयरलाइन ऑपरेशन के सपोर्ट के हिसाब से। साथ ही यहाँ पे आपका सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और जो एयरपोर्ट और ऑपरेटर्स है उनके कंसेशन के हिसाब से इसको यहाँ पे लाया गया है। फिनेंशियली आप देखोगे तो यहाँ पे विएबिलिटी गैप फंडिंग सपोर्ट यहाँ पे दिया जाएगा। इट मीन्स कि कोई भी अगर स्कीम है, जैसे कि ये उड़ान स्कीम है, यहाँ पे आपका वन टाइम एलोकेशन किया गया कि चलो इस स्कीम को आपका बूस्टअप करने के लिए, इस स्कीम को इम्प्लीमेंट करने के लिए इतने खर्चे होंगे। तो खर्चे तो यहाँ पे जितने भी है उतना तो दिया गया है, लेकिन उसके बाद एक आपका यहाँ पे विएबिलिटी गैप फंडिंग बताई जा रही है कि आगे चल के जो है इसको इम्प्लीमेंट करने में और भी अगर फंड की ज़रूरत हो तो यहाँ पे वो सारी फंड भी प्रोवाइड किया जाए इस फंडिंग प्रोसेस के थ्रू। ओके, तो यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट और भी जो है टाइम टू टाइम यहाँ पे फंडिंग प्रोसेस को इम्प्लीमेंट करते हैं और फंडिंग प्रोसेस को यहाँ पे और भी ज़्यादा बढ़ाते जाते हैं। साथ ही आप देखोगे कि कनेक्टिविटी यहाँ पे प्रोवाइड करना है कहाँ पे, अनसर्व्ड और अंडरसर्व्ड रीजन में। उन सारे रीजन में आपका कनेक्टिविटी प्रोवाइड करना है जहाँ पे कोई भी तरीके का मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एग्जिस्ट ही नहीं करती, वहाँ पे आपका जो है ट्रेन। तो देखिए आज की डेट में अगर आप रेलवेज़ का देखोगे तो कनेक्टिविटी सबसे ज़्यादा है रेलवेज़ की। रोडवेज़ भी आज की डेट में आप लोग कनेक्टिविटी कह सकते हो, क्योंकि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के हिसाब से बहुत सारे रोड्स बनाए गए हैं, ग्रामीण क्षेत्रों को बहुत अच्छे तरीके से कनेक्ट किया गया है। बट एयरप्लेन की आप बात करोगे तो एयरपोर्ट जो है ना, वो आपको मेजोरिटी आपको कैपिटल में देखने को मिलेगी, और कैपिटल के हिसाब से आपको और भी ज़्यादा जो डिस्ट्रिक्ट होती है उसमें आप लोग को देखने को नहीं मिलेगा, सिटीज़ वगैरह में ज़्यादा देखने को नहीं मिलती। तो इसलिए अनसर्व्ड और अंडरसर्व्ड रीजन में इसको कनेक्ट करने की बात की जा रही है। अंडर सर्व्ड एयरपोर्ट आप देखोगे वो है जिसमें कि आपका मोर देन 7 फ्लाइट्स जो है एक वीक में आपकी उड़ती है, 14 फॉर द प्रायोरिटी एरियाज़ में। और अनसर्व्ड एयरपोर्ट कौन सी है? जहाँ पे आपका कोई भी स्कीड्यूल कमर्शियल फ्लाइट है ही नहीं। तो ये दोनों आप लोग ध्यान रखिएगा कि अंडर सर्व्ड और अनसर्व्ड एयरपोर्ट का मतलब क्या होता है। अंडर सर्व्ड यानी कि यहाँ पे सर्व्ड हो रही है, लेकिन यहाँ पे 7 फ्लाइट्स ही एक वीक में आपकी जो है, इससे ज़्यादा आपकी फ्लाइट नहीं आपकी जाती है। लेकिन अनसर्व्ड मीन्स क्या है कि यहाँ पे आपका जो है ना कोई भी कमर्शियल स्कीड्यूल कमर्शियल फ्लाइट नहीं है। मिनिस्ट्री का यहाँ पे एम है कि वो 1000 रूट्स को ऑपरेशनलाइज करे और मोर देन 100 जो एयरपोर्ट है ना, वो यहाँ पे नेक्स्ट 5 ईयर्स में यहाँ पे बनानी है। तो ये भी ध्यान है यहाँ पे। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया है जो कि डेजिग्नेट करी है, इनकी इम्प्लीमेंटेशन एजेंसी है। इट मीन्स कि उड़ान जैसी जो स्कीम है इसको कौन इंप्लीमेंट करेंगे? तो AAI करेंगे, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। साथ ही इसकी की कॉम्पोनेंट अगर हम लोग देखें तो ये नेशनल सिविल एविएशन पॉलिसी 2016 के हिसाब से ये स्कीम आप देखोगे कि इसको 10 ईयर्स तक यहाँ पे ऑपरेशन किया जाएगा, जब से ये नोटिफिकेशन निकल कर आया है। और ये स्कीम की वर्जन कौन सी है? 1.0 है। इसमें एक यूनिक डिमांड है, मार्केट बेस्ड मॉडल है जो कि एक रीजनल कनेक्टिविटी को यहाँ पे डेवलप करेगी। रीजनल कनेक्टिविटी सर्विस की बात करें तो ये सिर्फ ऑपरेशनल किस में है? तो स्टेट में होगा, एयरपोर्ट में होगी, एरोड्रोम्स में, हेलीपैड में, जो कि कमिट करेगी और इस स्कीम को सपोर्ट किया जाएगा, वो भी यहाँ पे एक कंसेशन प्रोवाइड करके, जो भी इस स्कीम की ज़रूरत है। तो ये भी ध्यान रखिएगा कि ये जो आपकी रीजनल कनेक्टिविटी सर्विस है ये आपका ऑपरेशनल होगा सिर्फ स्टेट में। साथ ही साथ आप देखो कि एयर फेयर्स है जो कि यहाँ पे रीजनल फ्लाइट्स है वो कैप्ट करेगी कि 2500 जो है पर आवर का लिया जाएगा, और अप्रॉक्सीमेटली कितने डिस्टेंस के लिए? तो 500 किलोमीटर के लिए, वो भी एयरक्राफ्ट में, और 30 मिनट्स जो कि हेलीकॉप्टर के लिए। तो ये 2500 रुपया देकर जो है आप 1 घंटे का यहाँ पे ट्रैवल कर सकते हो। शॉर्ट डिस्टेंस के लिए ही ये रखा गया है 500 किलोमीटर के लिए, जो कि 1 घंटे में आप ट्रैवल कर सकते हो एयरप्लेन से। साथ ही यहाँ पे 30 मिनट्स हेलीकॉप्टर्स के लिए ये इतना ही रखा गया, 2500 रुपया। ओके, तो ये आपका प्राइस भी यहाँ पे बताया गया है। एयरलाइंस की अगर बात करें तो वो यहाँ पे 50% जो सीट है वो यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा
सब्सिडाइज रेट में, यानी कि पूरे एयरप्लेन में जो है आपका 50% सीट, हाफ जो यहाँ पे सीट है वो यहाँ पे सब्सिडाइज रेट में प्रोवाइड किया जाएगा। मिनिमम 9 होगी, मैक्सिमम 40 होगी, जो कि उड़ान के सीट के लिए यहाँ पे आपका रिजर्व किया जाएगा। रिमेनिंग जो 50% है वो यहाँ पे जो मार्केट का प्राइस है उसी हिसाब से यहाँ पे प्राइस में आपका बेस्ड होगा। हेलीकॉप्टर के लिए क्या है, यहाँ पे अगर सीट यहाँ पे आपका इक्वल है 13 या 13 से कम है तो यहाँ पे ज़रूरत है कि 100% जो यहाँ पे है ना वो रीजनल कनेक्टिविटी सर्विस के लिए सीट्स यहाँ पे प्रोवाइड करे। लेकिन अगर कैपेसिटी 13 से ज़्यादा है और यहाँ पे मैक्सिमम 13 जो है वो यहाँ पे रीजनल कनेक्टिविटी सीट्स के लिए यहाँ पे रखा जाएगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, अगर यहाँ पे 13 से ज़्यादा है तो 13 तो यहाँ पे रीजनल कनेक्टिविटी सीट्स के लिए रखना ही है। लेकिन अगर 13 ही है उस हेलीकॉप्टर में और 13 से कम है तो 100% जो है ना वो यहाँ पे आपका रीजनल कनेक्टिविटी सर्विस के लिए होगा। तो दोनों के लिए आपको ध्यान रखना है, एयरप्लेन्स के लिए क्या आपकी क्राइटेरिया है, साथ ही साथ यहाँ पे हेलीकॉप्टर के लिए क्या क्या क्राइटेरिया है। ओके, सपोर्ट जो किया जाएगा वो कंसेशन के फॉर्म में होगा, विएबिलिटी गैप फंडिंग के फॉर्म में होगा, जो कि यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा, जिसके थ्रू यहाँ पे रीजनल कनेक्टिविटी जो सर्विस के रूट के जो ऑपरेटर है वो उसको यहाँ पे सेलेक्ट किया जाएगा। सेंटर्स यहाँ पे 80% जो विएबिलिटी गैप फंडिंग है उसको यहाँ पे शेयर करेगी और यहाँ पे जो कलेक्ट किया जाएगा एक तरीके का आपका चार्ज किया जाएगा, यानी कि 8500 जो है हर एक डिपार्टिंग फ्लाइट जो कि डोमेस्टिक एयरलाइंस की है वहाँ पे इसको चार्ज किया जाएगा। और 20% जो है वो रिस्पेक्टिव आपकी स्टेट गवर्नमेंट के अंदर आएगी। यानी कि यहाँ पे भी आप अलग से देखो कि जो विएबिलिटी गैप फंडिंग रखा गया है इसमें आपका एक अलग सा प्रोविज़न है। इसमें क्या प्रोविज़न रखा गया ना विएबिलिटी गैप फंडिंग में कि 80% जो है ये यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट देगी और 20% यहाँ पे जो है स्टेट गवर्नमेंट देगी। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट कैसे यहाँ पे आपकी इसमें फंडिंग करेगी, तो देखिए हर एक जगह का डोमेस्टिक जो एयरलाइंस है, मान लीजिए कि दिल्ली की अलग है, बैंगलोर की अलग है, मुंबई की अलग है, तो उनकी जो डोमेस्टिक एयरलाइंस होती है ना जब वो डिपार्ट करेगी, जब डिपार्टिंग फ्लाइट होगा ना, अराइवल होता है, डिपार्चर होता है, जहाँ से वो जाती है उसको हम लोग जो है ना डिपार्चर कहते हैं। जैसे कि डोमेस्टिक फ़्लाइट मान लीजिए कि दिल्ली में वो डिपार्ट कर रही है यानी कि वो वहाँ से जा रही है, और अराइवल यानी कि वो जहाँ पे जाएगी। ठीक है, यानी कि आप लोग जैसे ये बेसिक फंडा आप लोग जानते ही हो ना, डिपार्चर अराइवल। ठीक है, तो डिपार्ट हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे डोमेस्टिक जो सिटी है जैसे कि दिल्ली है, तो यहाँ से अगर आपकी डिपार्ट फ्लाइट हो रही है यानी कि, तो उसमें हर एक फ़्लाइट के ऊपर जो है ना यहाँ पे एक चार्ज लगाया जाता है, और वो कितना चार्ज है, तो 8500 का चार्ज लगाया जा रहा है। तो इस तरीके से फंडिंग यहाँ पे जो है सेंट्रल गवर्नमेंट निकाल रही है, और रेस्ट 20% है वो यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट निकालेगी। लेकिन कुछ स्टेट में यहाँ पे आपका 100%, यहाँ पे आपका जो है ना इसको 10% भी किया गया। यानी कि देख लीजिए आप नॉर्थ ईस्ट की स्टेट है, इसमें आप लोग को पता है कि खर्चे जो है ज़्यादा सेंट्रल गवर्नमेंट करती है। उसके अलावा जो उत्तराखंड है, साथ ही साथ हिमाचल प्रदेश है, उत्तर प्रदेश है, तो यूपी नहीं है, ये यूनियन टेरिटरीज़ है। ओके, ये यूनियन टेरिटरीज़ जितनी भी हैं उसमें जो कॉन्ट्रीब्यूशंस होगा वो यहाँ पे 10% का होगा, बाकी 90% जो है आपके सेंट्रल गवर्नमेंट की होगी। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि एक अलग टाइप की यहाँ पे फंड भी आपका बनाया जाएगा इस पर्पज़ के लिए, जिसको कि रीजनल कनेक्टिविटी फंड कहा जा रहा है। तो इस फंड में आपका कौन कौन सा रूट यहाँ पे इंक्लूड होगा, तो रूट है जैसे कि स्टेट की रीजनल कनेक्टिविटी रूट है, लक्षद्वीप यहाँ पे स्पेसिफिक रूट है, या फिर स्टेट गवर्नमेंट है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है रिस्पेक्टिवली। ये सब जो है ना यहाँ पे आपके रिस्पॉन्सिबल होंगे कि 100% जो विएबिलिटी गैप फंडिंग है इस स्कीम के अंदर वो यहाँ पे रीइम्बर्स करेंगे। ओके, स्टेट गवर्नमेंट की बात करें तो वो यहाँ पे फ्री सिक्योरिटी और फायर सर्विस यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे, यूटिलिटीज़ भी देंगे वो भी कंसेशनल रेट्स में, फ्री लैंड देंगे वो भी यहाँ पे रीजनल कनेक्टिविटी एयरपोर्ट्स के लिए, यानी कि जो न्यू एयरपोर्ट्स का कंस्ट्रक्शन होगा उसके लिए स्टेट गवर्नमेंट जो है इतना ज़्यादा फ्री आपका जो है सर्विस प्रोवाइड करेगी। तो क्या क्या है, फ्री सिक्योरिटी दिया जाएगा, फायर सर्विस जो कि आप देखते हो कि आग वगैरह लग जाता है तो फ्री फायर सर्विस है, यूटिलिटीज़ भी जो दी जा रही है वो एकदम से कम रेट में है, और जो एयरपोर्ट बनाने के लिए जो ज़मीन की ज़रूरत होती है वो भी यहाँ पे फ्री में दिया जाएगा। एयरपोर्ट हो गया, एरोड्रोम हो गई, हेलीपैड ऑपरेटर्स हो गए, इसमें क्या है कि कोई भी लैंडिंग चार्जेस नहीं होगी, पार्किंग चार्जेस नहीं होगी, टर्मिनल जो आपकी नेविगेशन लैंडिंग चार्जेस है ये सब इम्पोज होगा रीजनल कनेक्टिविटी आपकी सर्विस फ्लाइट में। ओके, तो ये भी ध्यान रखना है। इन केस अगर हम लोग कोई भी रिहैबिलिटेशन की बात करते हैं या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड करना आगे चल के तो ये सारी चीज़ें रिक्वायर्ड होगी अगर एयरपोर्ट में, वाटर एरोड्रोम में, हेलीपैड में, तो ये क्या है ना कि ऑपरेशनल हो गए, यानी कि RCS ऑपरेशंस में ये आपका जो है ऑपरेशनल होगा। ये आपका जो है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अंदर भी लिया जा सकता है, और जितनी भी ज़रूरत होगी कॉस्ट की वो यहाँ पे पेमेंट करेंगे, जो भी अगर स्टेट गवर्नमेंट को करना है तो वहाँ करेंगे, एयरपोर्ट, वाटर एरोड्रोम और साथ ही साथ हेलीपैड ऑपरेटर्स में करना है तो वहाँ इसके लिए करेंगे। ओनरशिप को जो है ना यहाँ पे आपका चार्ज चेंज नहीं करना है, जो भी इसके ओनरशिप होंगे वो इसके ओनरशिप ही रहेंगे, उनको यहाँ पे टाइम टू टाइम चेंज नहीं करना है। ओके,
तो यहाँ पे इसको देख लीजिए, ये है आपकी वाटर एरोड्रोम जो वाटर में भी चलती है और फिर उसके बाद ये फ्लाई कर जाएगी, ठीक है। मेजोरिटी हम लोग देखते हैं कि लैंड से ही चलते हुए जो है रनवे में ये रन करते हुए उड़ जाती है, लेकिन ये आप लोग देखो कि ये आपकी जो है ओशन में भी ये फ्लाइट कर सकती है, ओशन में भी ये आपका रन कर सकती है और साथ ही साथ ये यहाँ पे लैंड भी कर सकती है। तो इसको वाटर एरोड्रोम भी कहते हैं। आई थिंक कि आप लोग को अगर कोई कन्फ्यूजन ना हो इसलिए मैं यहाँ पे बता दी। इन केस आप देखो कि अगर लास्ट 3 राउंड में 700 यहाँ पे रीजनल कनेक्टिविटी रूट जो है ना वो यहाँ पे अवार्ड किए जाएंगे। 106 एयरपोर्ट को यहाँ पे अवार्ड किया जाएगा, साथ ही साथ 106 एयरपोर्ट और साथ ही साथ 31 जो हेलीकॉप्टर्स है हेलीपोर्ट्स है उसको यहाँ पे बनाया जाएगा। 232 जो है आपका रीजनल कनेक्टिविटी जो रूट्स है उसको यहाँ पे ऑपरेशनलाइज किया जाएगा। तो इस तरीके का यहाँ पे टारगेट है, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। रिसेंटली क्या है कि 4th राउंड जो है यहाँ पे बिडिंग का पूरा हुआ है, जब से उड़ान लॉन्च हुई है तब से ये 4th राउंड है, जिसमें कि हम लोग रिमोट और रीजनल एरियाज़ में कनेक्टिविटी बढ़ा रहे हैं, एयरपोर्ट को डेवलप कर रहे हैं। साथ ही साथ यहाँ पे हमारे प्रायोरिटी एरिया पे फोकस किया जाएगा। तो प्रायोरिटी एरिया कौन सी है? वो सारे एरिया है जहाँ पे आपकी जो है टेरेन थोड़ी सी डिफिकल्ट है, जोग्राफिकल लोकेशंस उतनी अप टू द मार्क नहीं है, जहाँ पे रिच करना थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है। तो ये सब रीज़न कौन कौन से है? तो हिली स्टेट हो गए, जैसे कि आपको पहाड़ी वाले क्षेत्र देखने को मिलेंगे उत्तराखंड वाला रीजन में, तो वो सारी थोड़ी सी प्रॉब्लम है। नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में आप लोग देख सकते हो जैसे कि आपकी असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड, तो ये सारे ऐसे स्टेट है जहाँ पे आपकी टेरेन जो है थोड़ी सी डिफिकल्ट हो जाती है। वहाँ की लोकेशन भी उतनी ज़्यादा अप टू द मार्क नहीं है कि वहाँ पे कनेक्टिविटी भी आपका जो है बहुत कम है, डेवलपमेंट भी बहुत कम है। तो नॉर्थ ईस्ट रीजन पे फोकस किया जाएगा, लद्दाख वाले रीजन पे फोकस किया जाएगा, जम्मू एंड कश्मीर और बहुत सारे आइलैंड, क्योंकि आइलैंड भी आप लोग को पता है कि एक टापू जैसा होता है, उसको भी कनेक्ट करना जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ पे आप लोग देख लो कि 3 से 14 फ्लाइट जो है पर वीक होनी चाहिए, और नॉन प्रायोरिटी एरिया में क्या है कि 3 से 7 फ्लाइट पर वीक होनी चाहिए। तो इस तरीके का भी क्राइटेरिया रखा गया है। सो आप लोग प्लीज़ एक एक क्राइटेरिया को ज़रूर ध्यान में रखिएगा। अब रिवीजन किया गया है यहाँ पे, जो 4th मीटिंग हुई है ना उसमें आपका यहाँ पे रिवीजन किया गया है जो विएबिलिटी गैप फंडिंग है। तो प्रोविजन जो विएबिलिटी गैप फंडिंग का था वो यहाँ पे आपका कैटेगरी 2/3 एयरक्राफ्ट के लिए है। इसमें आपका 20 से ज़्यादा सीट्स होगा। अब इसको इन्हांस कर दिया गया है सारे फ्लाइट के लिए जो भी यहाँ पे प्रायोरिटी एरिया में ऑपरेट कर रहे हैं। विएबिलिटी गैप फंडिंग की बात करें तो ये कैपेबल है बहुत सारे स्टेज लेंथ्स में जो कि ऑपरेशंस में है, और वो भी कैटेगरी आपका 1/1 एयरपोर्ट आपका एयरक्राफ्ट में। तो इसमें अगर 20 सीट से कम है ना तो उसको भी यहाँ पे रिवाइज किया गया था, तो ये भी ध्यान में रखिएगा। उसके बाद क्या है कि शॉर्ट होल जो आपका रूट्स है उसको भी प्रमोट किया जाएगा। यहाँ पे भी आपका विएबिलिटी गैप फंडिंग की प्रोविजन है जिसको यहाँ पे रेस्ट्रिक्ट किया जाएगा कुछ रूट्स के साथ, जिसकी लेंथ यहाँ पे 600 किलोमीटर होगी। वेल डिफाइंड प्रायोरिटाइजेशन यहाँ पे आपकी फ्रेमवर्क होगी, और विएबिलिटी गैप फंडिंग के लिए डिसेंडिंग ऑर्डर में प्रायोरिटी दिया जाएगा, यानी कि एयरपोर्ट जो कि ऑलरेडी डेवलप किया गया है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा। उसके बाद यहाँ पे एयरपोर्ट होंगे जो कि आपका इस अबव लिस्ट के पार्ट में नहीं है बट प्रायोरिटी एरिया में लोकेटेड है। उसके बाद यहाँ पे फॉलोड किया जाएगा आपका एयरपोर्ट जो कि एरिया में लोकेटेड है अदर देन प्रायोरिटी एरिया। ओके, तो इस 3 तरीके से यहाँ पे आपका जो है प्रायोरिटाइजेशन फ्रेमवर्क है कि सबसे पहले किस पे ध्यान दिया जाएगा, उसके बाद किस पे, उसके बाद किस पे। फ्लेक्सिबिलिटी की बात करूँ तो यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी है फ्लाइट की, जो भी यहाँ पे एयरलाइन ऑपरेटर के द्वारा जो सेलेक्ट किया गया है उसमें भी चेंज किया जा सकता है। प्रोवाइड किया गया है टोटल स्केड्यूल फ्लाइट जो कि यहाँ पे आपका 1 साल के अंदर के पीरियड का यहाँ पे देखा जा रहा है। साथ ही यहाँ पे ऑपरेशन भी अलाउ किया जाएगा हेलीकॉप्टर के लिए और सी प्लेन्स के लिए। ओके, तो ये पूरी रही उड़ान स्कीम के बारे में, यानी कि जब से ये लॉन्च हुई और अब तक यहाँ पे क्या क्या आपका रिविजन हुआ है वो सारी चीज़ों को मैं यहाँ पे आपको इकट्ठे बता रही हूँ, ठीक है। क्योंकि ये विजन आइज की PT 365 की मैगजीन आप उठाओगे तो उसमें इसी तरीके का आपका दिया रहता है कि पहले क्या था। अगर आप लोग फ्रेशर हो तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो जाती है। अगर आप ऑलरेडी इसको 2-3 साल से फॉलो कर रहे हो और आप लोग टाइम टू टाइम स्टडी करो तो ये बेस्ट वे है आपको रिविजन करने की। ओके, अदर स्कीम्स की बात करते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के अंदर जो है उड़ान तो बहुत बड़ी स्कीम है, इसके अलावा भी छोटी छोटी स्कीम आपकी लाई गई है जिसको ध्यान में रखिएगा। सबसे पहले है DG यात्रा प्लेटफॉर्म। तो ये है क्या? ये एक बायोमेट्रिक बेस्ड डिजिटल प्रोसेसिंग सिस्टम है पैसेंजर के लिए, जो भी एंट्री करेंगे और जो रिलेटेड रिक्वायरमेंट होगी वो एयरपोर्ट में इनका लिया जाएगा, यानी कि एक बायोमेट्रिक बेस्ड है। आप लोग देखते हो कि DG यात्रा एक आपका ये भी लाया गया था कि इसमें क्या है ना कि पेपरलेस ट्रैवल को यहाँ पे फैसिलिटेट किया जाएगा, और जो आइडेंटिटी चेक होता है मल्टीपल पॉइंट्स में एयरपोर्ट में, आप लोग को पता है कि 2 घंटे आप लोग को पहले जाना होता है, 1-2 घंटे पहले, उसमें क्या है कि बहुत ज़्यादा चेकिंग वगैरह होता है, तो उससे टाइम बहुत किल होता है, ठीक है। तो इसलिए उस टाइम को किल करने के लिए और साथ ही साथ कम से कम पेपर वर्क हो यहाँ पे, और कम से कम ये आपका जो है ना मल्टीपल जगह चेक हो, इस
इस चीज़ को कम करने के लिए यहाँ पे डीजी यात्रा लाया गया था, यानी कि आपकी फेस रिकॉग्निशन से आपका आराम से जो जब आप एंट्री करते हो तो आपकी बायोमेट्रिक यहाँ पे बेस्ट डिजिटल प्रोसेसिंग के थ्रू आपके सारा यहाँ पे डेटा चेक हो जाएगा। एक यूनिक यहाँ पे जो है हर एक पैसेंजर को एक यूनिक डीजी यात्रा आईडी दिया जाएगा, जिसके बेसिस पे जो है उनके बारे में पूरा डिटेल यहाँ पे पता चलेगा। नेक्स्ट है यहाँ पे नेक्स्ट जेन एयरपोर्ट फॉर भारत। सो व्हाट इज़ दिस? ये आप देखोगे कि यहाँ पे एक्सपेंशन की बात की जा रही है। जो एयरपोर्ट की कैपेसिटी है उसको 5 टाइम से भी ज़्यादा यहाँ पे बढ़ाना है। साथ ही इसका एम है कि हम लोग को 100 एयरपोर्ट्स को 10 से 15 साल में जो है इस्टेब्लिश करना है। और एस्टिमेट इन्वेस्टमेंट लगाया गया है कि यहाँ पे 4 लाख करोड़ तक का इन्वेस्टमेंट होगा। एक लार्ज परसेंटेज ऑफ इन्वेस्टमेंट जो है ना वो यहाँ पे आपका प्राइवेट सेक्टर से आएगा। जैसे कि आप लोग को पता है कि अभी आत्मनिर्भर भारत में जो आफ्टर कोविड-19 जो है लॉकडाउन 5 में हमारे पीएम प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा जो है ऐसा कहा गया था कि आत्मनिर्भर भारत, ठीक है, वोकल्स फॉर लोकल्स। तो इस पे हम लोग जो ध्यान दे रहे हैं, तो इसमें ये एक पॉइंट ये भी है कि प्राइवेट सेक्टर को इंक्लूड करने की बात की जा रही है हमारे एविएशन सेक्टर में, है कि नहीं? तो ये बहुत ही अच्छी बात है। साथ ही साथ यहाँ पे स्पेस सेक्टर में भी में भी हम लोग जो है ना प्राइवेट सेक्टर को भी इंक्लूड कर रहे हैं, तो ये भी एक अच्छी बात है। तो ये भी ध्यान रखना है कि नेक्स्ट जेन जो एयरपोर्ट फॉर भारत है इसमें क्या एम है कि 100 एयरपोर्ट बनाना है, वो भी 10 से 15 साल में। इन्वेस्टमेंट कितना है? 4 लाख करोड़ है। और यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर के इंक्लूजन से इन्वेस्टमेंट जो है आपका यहाँ पे लार्ज परसेंटेज दिया जाएगा। थर्ड है यहाँ पे कृषि उड़ान। कृषि उड़ान जो है इस बार बजट में ये आपका अनाउंस किया गया है, तो दैट्स वाई दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि बजट में जो भी ये आपका लॉन्च किया जाता है, लॉन्च तो नहीं ये अभी तक हुआ है, लेकिन जो अनाउंस किया जाता है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो कृषि उड़ान है क्या? ये आपका लॉन्च किया जाएगा एविएशन मिनिस्ट्री के द्वारा, वो भी इंटरनेशनल और नेशनल रूट्स में। यहाँ पे क्या है कि फार्मर्स को असिस्ट किया जाएगा कि वो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, और ये जो है इमेंसनली हेल्प होगा, जिससे कि उनकी वैल्यू रियलाइजेशन काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे उनकी बढ़ पाएगी, वो भी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट में, स्पेशली कहाँ? तो नॉर्थ ईस्ट में और ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट में। तो ये भी एक वन मोर स्टेप आप कह सकते हो हमारे एग्रीकल्चर के फील्ड में, कि यहाँ पे अब एविएशन सेक्टर्स के थ्रू भी जो है ना यहाँ पे क्रॉप प्रोडक्टिविटी को आपका ट्रांसपोर्ट किया जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट मिनिस्ट्री, दैट इज़ मिनिस्ट्री ऑफ कोल। तो मिनिस्ट्री ऑफ कोल वैसे भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इससे रिलेटेड जो टॉपिक है हमारे एक साल के अंदर उसको देख लेते हैं। फर्स्ट है यहाँ पे शक्ति। सो शक्ति स्टैंड फॉर स्कीम फॉर हार्नेसिंग एंड एलोकेटिंग कोयला ट्रांसपेरेंटली इन इंडिया। सो इसकी ऑब्जेक्टिव क्या है? सबसे पहला है कि थर्मल पावर प्लांट हमारे कंट्री में जितने भी है सबको यहाँ पे कोल अवेलेबल कराना है, वो भी ट्रांसपेरेंट मैनर में। ऐसा नहीं है कि माइनिंग वगैरह इलीगल माइनिंग हो रहा है और उनको कोल जो है ना किसी भी तरीके से पहुँचाया जा रहा है, नहीं, ट्रांसपेरेंट तरीके से बनाना है, यहाँ पे पहुँचाना है, ऑब्जेक्टिव मैनर के तरीके से, और सेम टाइम में जो भी इंश्योर किया गया है उस सेम टाइम में यहाँ पे प्रोवाइड कराना है, ठीक है। एक्सटेंडेड बेनिफिशियरी कौन होंगे? सबसे पहले होंगे पावर कंपनीज, जो कि एश्योर्ड यहाँ पे कोल सप्लाई है, कंज्यूमर है जो कि यहाँ पे रिड्यूस्ड कॉस्ट ऑफ पावर है, इंडिजिनस कोल सेक्टर्स है, बैंकिंग सेक्टर्स है। तो ये सारे जो है यहाँ पे एक्सटेंडेड बेनिफिशरीज हैं, और ट्रांसपेरेंट तरीके से यहाँ पे आपका कोल पहुँचाया जाएगा थर्मल पावर प्लांट को, ये इसकी एम है। साइलेंट फीचर्स देख लेते हैं। शक्ति जो है वो बेसिकली एक कोल लिंकेज पॉलिसी है, जो कि यहाँ पे कोल लिंकेज को प्रोवाइड करेगी जितने भी पावर प्लांट है उनके लिए, जहाँ पे आप लोग देखते हो कि सप्लाई एग्रीमेंट की कमी से कारण जो है ना ये इस तरीके का जो है आपका काम होता है, यानी कि इलीगल वगैरह जो है आपकी माइनिंग वगैरह होती है। लेकिन ये यहाँ पे जो है ना फ्यूल सप्लाई एग्रीमेंट है, जो कि यहाँ पे कोल ऑक्शन के थ्रू होगी, यानी कि नीलामी करके होगी। इससे क्या होगा कि जो कोल की लिंकेज रैशनलाइजेशन है उसको हम लोग अचीव कर पाएंगे। इट मीन्स कि कोल को हम लोग माइन से ही यहाँ पे खरीद पाएंगे, और जो भी क्लोजर होगा पावर प्लांट में उसको हम लोग यहाँ पे दे पाएंगे। कोल लिंकेज से क्या होगा कि हम लोग स्टेट ओन जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज है, दैट इज़ नोन एज डिस्कॉम, उसको हम लोग यहाँ पे एलोकेट कर पाएंगे, और इससे जो है ना हम लोग ये सारे लिंकेज को असाइन कर पाएंगे, वो भी थर्मल पावर प्लांट से। जो कोल की इस्तेमाल है स्टेट और सेंट्रल जनरेटिंग प्लांट में, यहाँ पे क्राइटेरिया को डिसाइड किया जाएगा, वो भी प्लांट एफिशिएंसी के लिए, कोल ट्रांसपोर्टेशन के लिए, ट्रांसमिशन चार्जेस के लिए, और ओवरऑल जो पावर का कॉस्ट है उसमें ये आपका जो है सही तरीके से यहाँ पे देखा जाएगा। प्राइवेट ओन जो इंडिपेंडेंट पावर प्लांट है वहाँ पे आपका देखने को मिलेगा कि कोल लिंकेज का यहाँ पे बिड किया जाएगा। साथ ही साथ यहाँ पे क्या है कि बेसिस जो बिडिंग का होता है वो यहाँ पे लोकेशन का देखा जाता है कि सोर्स यहाँ पे कोल की सोर्सेज कहाँ है, क्वांटिटी ऑफ कोल कितनी है, अमाउंट ऑफ पावर कितना यहाँ से होगा, डिलीवरी पॉइंट ऑफ पावर कितना है यहाँ पे जो कि जनरेट किया जाता है। तो ये सारी चीज़ जो है ना यहाँ पे आपका फैक्टर्स डिटरमाइन करता है। यहाँ पे पहले क्या था कि यहाँ पे पावर परचेज एग्रीमेंट हुआ करती थी, जो कि यहाँ पे जितनी भी कोल लिंकेज थी उसको लेने के लिए इस तरीके का एग्रीमेंट करना होता था। बट गवर्नमेंट जो है अब इस नॉर्म्स को रिलैक्स कर दी है, वो भी सख्ती के अंदर, एज पर द रिकमेंडेशन जो कि पीके सिन्हा कमेटी यहाँ पे दिया गया है। सो रिमेंबर दिस पीके सिन्हा कमेटी विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये भी पूछ लिया जा सकता है कि ये कमेटी किस लिए है, तो कोल के लिए है, याद रखिएगा, ठीक है, सख्ती लाने के लिए इनके पीछे
पीछे इनका रिकमेंडेशन दिया गया था। साथ ही अब आप देखोगे कि पावर प्लांट जिनमें कि इस तरीके का आपका पीपीए नहीं है, यानी कि पावर परचेज एग्रीमेंट नहीं है, तो वो यहाँ पे कोल लिंकेज लेने के लिए स्टार्ट करेगी, वो भी ऑक्शन के थ्रू। अब यहाँ पे कोल को जो है ना हम लोग ऑक्शन में डाल दिए, यानी कि जो जितना बोली लगाएगा वो उतना यहाँ पे खरीद पाएगा। उसके बाद साथ ही साथ यहाँ पे सिंगरेली कॉरियलिस आपकी यहाँ पे कंपनी लिमिटेड है, जो कि यहाँ पे जो स्ट्रेस है ना कोल सेक्टर में उसको यहाँ पे कम करेगी। इसकी मदद से हम लोग यहाँ पे कम कर पाएंगे। ओके, तो गाइस आज के लिए बस इतने ही रखते हैं। ये 3 मिनिस्ट्री हम लोग पूरी तरीके से कवर कर ली है। नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करेंगे और भी मिनिस्ट्री के साथ। तो एक मिनिस्ट्री के अंदर जो भी आपकी योजना होती है एक जगह होती है, तो उससे क्या होता है कि आपको काफ़ी ज़्यादा मदद हो जाता है, जिससे आप समझ पाते हो, याद कर पाते हो, ईजी टू रिमेंबर भी है कि कौन कौन सी ये इस स्कीम में कौन कौन सी मिनिस्ट्री इंक्लूड है। क्योंकि एक स्टेटमेंट आपका ये भी बन के फ्रेम हो जाता है कि इस मिनिस्ट्री में इस स्कीम में कौन सी मिनिस्ट्री के द्वारा लॉन्च किया गया था या डेवलप किया गया था। इस तरीके के स्टेटमेंट बहुत फ्रिक्वेंटली आपसे पूछ लिया जाता है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये लेसन अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए। आज कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछी हूँ मैं, नेक्स्ट लेसन में ज़रूर इससे क्वेश्चन पूछूंगी, तो मेक श्योर कि आप लोग अच्छे से यहाँ पे लेसन देखे होंगे। और फिर भी कोई डाउट करिए, सजेशन है तो आप कमेंट कर सकते हो। और अगर आप लोग को और भी ज़्यादा लेसन चाहिए तो PT 365 की जो ओरिजिनल PDF वाली थी वो मैं यहाँ पर पब्लिश कर चुकी हूँ, आपको प्ले लिस्ट में जाके देखने को मिलेगा। मंथली मैगजीन भी कुछ मैं पब्लिश कर रही हूँ धीरे धीरे, तो वो भी आप लोग को देख सकते हो जाके। ओके, फर्दर मेरी टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं जो कि रिसोर्स पॉइंट के नाम से, तो वहाँ पे भी आपको फर्दर जो है जितने UPSC के जो भी आपके रिक्वायर्ड मटेरियल्स होते हैं मैं वहाँ पे अपलोड करती हूँ, साथ ही अपनी लेसन की लिंक भी अपलोड करती हूँ, तो वहाँ से आपको कोई भी लेसन मिस होने की चांसेस नहीं है। एंड मेक श्योर कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है। सब्सक्राइब कीजिएगा, तभी आप लोगों को नेक्स्ट मेरी लेसन की नोटिफिकेशन मिल पाएगी। सो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।